हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया गया है, तो हम एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है यहाँ पे, तो उसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या लिखा गया है साउंड के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट है, तो हमारा भी फेवरेट है। चलिए अब यहाँ पे एनसीईआरटी कौन सी ये है, टेक्स्ट बुक क्लास 9th की। दोस्तों यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 11th है उसको हम आज स्टडी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत है। एनसीईआरटी के अंदर हमने रिसेंट टाइम में देखा कि एनसीईआरटी डिराइव्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी फोकस कर रही है। डिराइव्ड का मतलब क्या है, एनसीईआरटी से वो बेसिक कंसेप्ट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के बारे में हमने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, प्लस इसके अंदर करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं, तो यहाँ पे यूपीएससी के एक क्वेश्चन बनता है। अब दूसरा तरीका एक और है, यूपीएससी क्या करती है, करंट इन्फॉर्मेशन उठाती है, ठीक है, करंट इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो भी करंट अफेयर के अंदर है, उसको लेके एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है वहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं जो रिसेंट टाइम में हमने देखे हैं कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर इस तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो चलिए साउंड के बारे में पढ़ते हैं क्या यहाँ पे दिया गया है। इससे पहले दोस्तों एनसीईआरटी का हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको डाउट सेशन, लाइव डाउट सेशन होते हैं, और जो टीचर फैकल्टी है वो जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वही एनसीईआरटी उसको कवर कर रहा है। जैसे साइंस एंड टेक की मैं खुद कवर कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी 15 कोड यूज़ करके दोस्तों इसको अवेल कर सकते हैं, तो आपको कॉस्ट जो है कम पड़ जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है, अगर आपने कवर की है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस कोर्स को दोस्तों डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी दोस्तों 2 साल है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए तो साउंड की बात करते हैं। तो साउंड बेसिकली क्या है कि वाइब्रेशन है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करती है। हम कुछ भी बोलते हैं तो अगर हम जैसे मान लीजिए बात करते हैं वाइब्रेशन की, है ना, तो अगर मैं बोलूँ कि हम जैसे बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे बॉडी के अंदर भी क्या कुछ वाइब्रेट हो रहा है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो उसकी तरफ चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो, जो अपनी ये है वोकल कॉर्ड, ठीक है दोस्तों। वोकल कॉर्ड जो है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे ब्रीदिंग करते हैं हम, ठीक है, तो अपनी जो एयर है वो लंग्स के अंदर चली जाती है, उसके बाद जब हम बोलते हैं तो उस टाइम पे होल्ड करती है, और जो एयर है उस वोकल कॉर्ड को पुश करती है, और जिसकी वजह से वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी जो है साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे साउंड की जो प्रोग्रेशन कैसे होती है, कैसे वो प्रोग्रेस करती है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने इसको वाइब्रेट किया, अब इसकी वजह से जो पार्टिकल है, साउंड को देखिए, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे हम पढ़ते हैं कि साउंड जो वैक्यूम के अंदर नहीं ट्रेवल कर सकती, इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्पेस के अंदर जो है वहाँ से साउंड इतनी जल्दी ट्रेवल नहीं करती। कुछ गैलेक्सी के आसपास साउंड थोड़ी जनरेट हो जाती है बिकॉज डस्ट होती है वहाँ पे, अदरवाइज उसको मीडियम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम चाहिए, मीडियम इसलिए चाहिए बिकॉज दे आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव दोस्तों जिनको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये बता दिया, तो इट मीन्स के मीडियम क्या, सॉलिड लिक्विड गैस है ना। अब सॉलिड लिक्विड गैस, उसके अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको वाइब्रेट करता हूँ तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, आगे को पुश करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, उस एरिया को बोलते हैं कंप्रेशन। अब जैसे मान लीजिए इसने पुश किया, टू एंड फ्रो चलता है, पुश किया उसके बाद रिलीज हो गए, मतलब ये वाले पार्टिकल ने इन वाले पार्टिकल को पुश किया, इन्होंने आगे पुश किया, यहाँ पे फिर इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो जैसे ये इकट्ठे होंगे, ये पहले वाले पार्टिकल जो है वो रिलैक्स कर जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझ आई कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं उसको कंप्रेशन बोलते हैं। तो ये कंप्रेशन क्या है, हाई प्रेशर जोन है। तो साउंड वेव को अगर बोलूँ कि प्रेशर वेव्स है, बिल्कुल सही है। ये वाला एरिया क्या है, यहाँ पे कम है तो लो प्रेशर है, लो प्रेशर जोन। सिमिलरली अगर ये हाई प्रेशर है तो हमने यहाँ पे देखा कि पार्टिकल बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हाई डेंसिटी एरिया, हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, लो डेंसिटी, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको समझा। अब दूसरी बात याद ये रखना है कि यहाँ से जो डिस्टर्बेंस हुई है दोस्तों, वो आगे ट्रेवल की है, पार्टिकल जो यहाँ पे थे वो यहीं पे हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस हुए, दोबारा वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो पार्टिकल है यहाँ पे हैं, वो आगे वाले को पुश करते हैं, वो आगे इस तरह से मूव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल लेट से कि यहाँ पे ए नंबर पार्टिकल है तो ये ट्रेवल करके यहाँ पे चला गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे स्टील के अंदर साउंड जो ट्रेवल करती है, तो ऐसा थोड़ी इधर से पार्टिकल जो है उधर चला गया,
है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो ये बात याद रखना है, पार्टिकल नहीं मूव करते। दूसरी बात मैकेनिकल वेव्स है। तीसरी बात ये लीनियर, यहाँ पे अगर देखोगे तो जो साउंड की प्रोग्रेशन है एंड पार्टिकल है, इनकी वाइब्रेशन जो है वो सेम ही डायरेक्शन के अंदर है, इसीलिए इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ओके। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, ये हमें समझ आ गया कि क्या क्या है, किस तरह से काम होता है। देन यहाँ पे देखो सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, ये एनसीईआरटी के अंदर आपकी ये डायग्राम है। यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर हाई डेंसिटी है, पार्टिकल्स हैं। इन एरिया को क्या बोला है हमने, कंप्रेशन। दूसरे जहाँ पे लो है रेयरफेक्शन। ठीक है, तो आप प्रेशर वेरिएशन के हिसाब से देख लो, ये प्रेशर वेरिएशन होगी। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो अपर साइड है, यहाँ पे मतलब ज़्यादा डेंसिटी है, इनको हम क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच के जो डिफरेंस है इस ये होती है वेवलेंथ, राइट। तो ये एनसीईआरटी की अपनी डायग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो हर एक टाइप से हम अगर यूपीएससी पूछ ले कि यहाँ पे डेंसिटी वेरिएशन है या डेंसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते डिक्रीज करते, वो स्टेटमेंट सही होगी। प्रेशर वेव्स भी कह सकते हैं, हाई प्रेशर लो प्रेशर ये भी सही है। लॉन्गिट्यूडनल है, मैकेनिकल है, तो ये सारी स्टेटमेंट जो है दोस्तों यहाँ पे ये ठीक है। ओके, अब बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, साउंड की फ्रिक्वेंसी की हम बात करते हैं। फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या है कि ये जो नंबर ऑफ वेव्स है एक प्लेस तक, मान लीजिए इतना एरिया है, यहाँ पे भी इतना एरिया है, उसमें कितनी ज़्यादा जो पास कर सकती है। अगर आप पहले के इसके अंदर देखो बहुत वेव्स पास कर रही हैं तो इसको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे लो नंबर ऑफ वेव्स पास कर रही हैं उतने एरिया में, इसको बोलते हैं लो फ्रिक्वेंसी। बेसिकली ये टाइम के हिसाब से होता है कि पर सेकंड कितनी वेव पास कर रही है। मान लीजिए आप कोई ड्रम को बजा रहे हो तो आपने एक सेकंड के अंदर 2 बार उसको, एक सेकंड तो चलो क्या, मान लीजिए आपने 1 मिनट के अंदर उसको 10 बार बजाया, दूसरी बार जो है वो 1 मिनट के अंदर आप 20 बार बजा रहे हो, तो वो नंबर ऑफ जो एक्शन हो रहा है वो अगर ज़्यादा हो रहा है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं हाई फ्रिक्वेंसी और दूसरे को लो फ्रिक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, ओके। अब यहाँ पे बात होती है, थोड़ा सा आगे हम इसकी एप्लीकेशन समझेंगे। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो हाई मतलब जो मीन से कितना ज़्यादा ऊपर और नीचे, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड की वजह से हम दोस्तों लाउडनेस ऑफ साउंड डिटरमाइन करते हैं, मतलब कितना लाउड है कोई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस केस के अंदर देखोगे, अगर आपको ये विजिबल है तो यहाँ पे आप देखो, इस डायग्राम को देखो, यहाँ से कितनी ऊपर से नीचे इस तरह से ट्रेवल कर रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हाई लाउडनेस है, ये लाउड साउंड है। यहाँ पे जो थोड़ा स्मूथ है, अगर मैं इसी को इस तरह से कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लाउड। तो ये साउंड जो है लाउड है। ठीक है, एम्पलीट्यूड ही डिटरमिन करता है और इसका यूनिट है वो डेसिबल के अंदर होता है। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है परमिसिबल नॉइस लेवल इन इंडिया। सीपीसीबी दोस्तों इसको डिटरमिन करता है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कितनी लाउडनेस होनी चाहिए, है ना, अदरवाइज क्यों अपने कानों को हार्म कर सकती है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर अगर हम देखेंगे, डे की लिमिट जो है 75 डेसिबल, नाइट की लिमिट है 70। कमर्शियल एरिया के अंदर डे 65, नाइट 55, तो मतलब उस हिसाब से डिक्रीज हो रही है। रेजिडेंशियल के अंदर डे 55, नाइट 45। एडिशनली स्टेट गवर्नमेंट भी साइलेंट जोन डिक्लेयर कर सकती है, जैसे स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल, उसके 100 मीटर की जोन के अंदर आपको ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। इसके अंदर भी क्या है, 50 डेसिबल डे एंड 40 नाइट। तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, राइट। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रेंज ऑफ हियरिंग, भाई कितनी जो फ्रिक्वेंसी है उसको जो है हियर कर सकता है। अगर हम ह्यूमन की हमारी ऑडिबल रेंज की बात करें, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जाती है। अब इससे कम जो है, अगर आप यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये अपनी है ह्यूमन की हियरिंग। इससे जो कम है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड। इससे जो ज़्यादा है उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। अब इसकी एप्लीकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखिए, इंफ्रासाउंड जो है, अगर हम देखें एनसीईआरटी के अंदर स्पेशली ये मेंशन किया गया है कि जो चिल्ड्रन है अंडर एज 5, ठीक है, एंड सम एनिमल सच एज डॉग्स वगैरह, दे कैन हियर अप टू 25 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये इतना भी हियर कर सकते हैं। यहाँ से यूपीएससी प्री के लिए क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात, इसके अलावा जो है अगर हम देखें 20 हर्ट्ज से लो की जो इंफ्रासाउंड जिसको बोलते हैं, वो कौन कौन से एनिमल, जैसे मान लीजिए विंग्स ऑफ बी है, अगर हमारी इतनी कैपेसिटी हो तो हम वो भी जब फड़फड़ाती है तो हम सुन ले। राइनोसेरोस कम्युनिकेट करते हैं 5 हर्ट्ज मतलब इंफ्रासाउंड के थ्रू। वेल्स, एलिफेंट इसकी एग्जांपल है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक, कुछ एनिमल जो है उन वो फील कर जाते हैं जब अर्थक्वेक आता है, बिकॉज उस टाइम पे जो अर्थक्वेक आता है वो लो फ्रिक्वेंसी जो वहाँ पे इंफ्रासाउंड जो है उसको रिलीज करता है शॉक वेव से पहले,
तो जो एनिमल उसको हीयर कर सकता है तो उसको थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो इसीलिए कई बार आपने सुना भी होगा कि एनिमल जो है उनको पहले पता चल जाता है। ठीक है, ओके। देन इसके अलावा भी अवलांचेस हैं, वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक है, ओशियंस वेव्स हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ मैन मेड भी हैं, जैसे अब न्यूक्लियर केमिकल एक्सप्लोजन, इनके अंदर भी इंफ्रा साउंड जनरेट होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ही इंफ्रा साउंड है, बाकी भी हो सकती हैं, बट इंफ्रा साउंड भी ये जनरेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैन मेड भी है, क्या मैन मेड हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सोर्स ऑफ इंफ्रासाउंड मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम पिक्चर दी हुई है, इसके अंदर सब कुछ वो लिखा भी हुआ है। देन अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर, इनको अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं दोस्तों। ये कौन कौन जैसे प्रोड्यूस करते हैं? डॉल्फिन, बैट, पोर्पोइसेस वगैरह, या कुछ मॉथ्स हैं दोस्तों जो इसको हियर कर सकते हैं बचने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के डिफेंस के लिए काम भी आती हैं, अटैक के लिए भी काम आती हैं, राइट। ओके, देन एप्लीकेशन क्या है अल्ट्रासाउंड की? एप्लीकेशन देखें तो दोस्तों, एक तो देखो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे हम नॉर्मली उसको क्लीन नहीं कर सकते, हम हाई फ्रिक्वेंसी जो साउंड है, अल्ट्रासाउंड है, उसको यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई पोर्शन उसको सोल्यूशन के अंदर डाला, उसके अंदर अल्ट्रासाउंड डाली, तो जिसकी वजह से जो डर्ट है ना वो डिटैच हो जाती है। इसके अलावा क्रैक्स कुछ बिल्डिंग के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाई, अब उसके अंदर जो कुछ क्रैक्स हैं हमें विजिबल नहीं है, बट वो होते हैं, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग है वो कमज़ोर हो सकती है। तो उसके लिए जो है अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, बिकॉज अल्ट्रासाउंड उन क्रैक्स, जहाँ पे भी वो क्रैक्स होंगे वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इस एरिया के अंदर क्रैक्स है। इसके अलावा हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन की बात करें, जैसे इकोकार्डियोग्राफी है या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं लोग, वहाँ पे भी हमारे जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ की अलग अलग डेंसिटी के हिसाब से जो अल्ट्रासाउंड है रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम उसको उसकी इमेजिंग ले पाते हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंफॉर्मेशन निकल गई। अब साउंड वेव की स्पीड की बात करते हैं। स्पीड की बात करें तो अगर हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए सॉलिड की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम पार्टिकल की वाइब्रेशन की बात करते हैं, पार्टिकल के वाइब्रेशन की, राइट। तो अगर सॉलिड की बात करें, बहुत ज़्यादा क्लोज पार्टिकल्स हैं, है ना, तो वहाँ पे जो है साउंड तेज़ी से ट्रेवल कर जाती है। लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा सा कम जो पार्टिकल्स हैं, उतनी क्लोज नहीं है, तो वहाँ पे जो है जो दूसरे नंबर पे आती है, गैसेस हैं उससे भी कम है, तो वहाँ पे और कम आती है। तो इट मीन्स के ये जो सॉलिड के अंदर जो है वो सबसे तेज़, उसके बाद लिक्विड, देन गैसेस। अब यहाँ पे गैसेस के अंदर और भी लॉ लगते हैं, सिमिलरली टेम्परेचर के हिसाब से भी ये डिपेंड है। सो टेम्परेचर एंड जो गैसेस हैं, इनका जो एक जो फार्मूला होता है उसके ऊपर भी बात करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। जो प्री मिक्स के अंदर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, वहाँ से उसके कंसेप्ट को भी देख लेंगे, क्या उसके अंदर मैं देखूंगा क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसके हिसाब से उसको जनरेट कर लेंगे। स्पीड ऑफ साउंड जो एयर के अंदर एट 22 डिग्री सेल्सियस वो है 334 मीटर पर सेकेंड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी के अंदर एक पिक्चर भी दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सॉलिड के अंदर जो है स्पीड बहुत ज़्यादा है, लिक्विड के अंदर थोड़ी सी कम है, देन गैसेस, तो इस हिसाब से उन्होंने इनको मेंशन किया है। ओके, देन आगे मूव करते हैं। इको का मतलब बिल्डिंग और माउंटेन, है ना, मतलब आपको क्लैप करोगे तो वो आपको दोबारा सुनाई देती है, राइट। सो अगर हम नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड की बात करें 344 मीटर पर सेकेंड, अगर ये इसको मान ले, तो हमारा जो ब्रेन की इंटरसेप्शन होती है वो उसके अंदर 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए, मतलब एक साउंड उसके बाद दूसरी सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए। तो अगर मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस आता है 34.4, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब टोटल जो यहाँ से मान लीजिए ये बड़ी बड़ी माउंटेन, आप यहाँ पे खड़े हो, आपने कुछ क्लैप किया तो यहाँ से साउंड जाएगी और वहाँ से आएगी, तो डबल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपना 34.4 है, तो हाफ कितना हुआ, मतलब सिंगल साइड, तो अगर हम देखेंगे तो 17.2 आ जाता है ना, इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मतलब कोई भी बिल्डिंग है या कुछ है, वहाँ से आपका जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 17.2 मीटर होना चाहिए, तब जाके आप वो इको वहाँ पे जनरेट कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपने कुछ बोला, यहाँ से साउंड जाएगी, है ना, वहाँ से टकरा के यहाँ पे आएगी वापस, तो जो टाइम है टोटल इसके अंदर 0.1 सेकंड लगने वाला है, वही हमें चाहिए। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है जो हमें इतना चाहिए इसको इको को जनरेट करने के लिए। देन रिवर्बरेशन की बात करते दोस्तों, रिपीटेड रिफ्लेक्शन, जैसे ऑडिटोरियम हॉल के अंदर, है ना, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती रहती है साउंड की, तो जिसकी वजह से क्या है कि मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए दोस्तों साउंड अब्जॉर्बेंट वगैरह मटीरियल उसके अंदर लगाए जाते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर क्या दिया गया, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कि जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट इधर यहाँ पे टकराई और वैसे ही वहाँ से ये एंगल इक्वल होते हैं, उतना ही रिफ्लेक्ट करती है, साउंड भी ऐसे ही करती है। तो इन्होंने बोला कि साउंड भी जो है वैसे ही इक्वल एंगल बनाती है।
साउंड की अगर हम रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन की बात करें, जैसे मेगाफोन्स वगैरह हैं, यहाँ पे क्या है, एक साउंड को हमने डायरेक्शन के अंदर मूव करवाया, तो यहाँ पे अंदर क्या है, साउंड रिफ्लेक्ट करके एक ही डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं तो साउंड ऐसे इस तरह से प्रॉपर जाती है, बट अगर हम इस एरिया को कुछ कवर कर दें मेगाफोन वगैरह, तो वो रिफ्लेक्ट करके एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएगी, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हम देख स्टेथोस्कोप, वहाँ पे भी जो है डॉक्टर जब हार्ट बीट वगैरह जो भी सुनना होता है, उसके अंदर भी है जो साउंड रिफ्लेक्ट करके उसके जो उससे उसके कानों तक पहुँचती है। इसके अलावा सीलिंग, कॉन्सर्ट हॉल वगैरह, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कर्व सरफेस होता है ताकि साउंड जो है यूनिवर्सली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन का है। तो ये दोस्तों एनसीईआरटी के अंदर इतने कंसेप्ट दिए हैं। कुछ और कंसेप्ट जो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के अलावा जो है गैसेस का नेचर इसके अंदर कैसे काम करता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको आने वाले जो प्रीमिक्स है उसके अंदर इसके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। सो इसके अलावा दोस्तों हमारा जीएस जनरल स्टडी का 2024 मेंटरशिप कोर्स दोस्तों लाइव है। इसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर हैं, एमसीक्यू भी है, देन आंसर राइटिंग भी है, वीडियो सोल्यूशन भी है। तो यहाँ पे आप जो है दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 50% ऑफ मिल जाता है, बैच 4 करके आप दोस्तों कोड यूज़ करें और इसको ज्वाइन कीजिए। सो दिस इज़ ऑल। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा एनसीईआरटी का कंसेप्ट पढ़ने के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।